हेलो बच्चों। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। राधे राधे मैम। राधे राधे बच्चों। मैम आज कौन सा टॉपिक है? आज हम लोग वेव्स के क्वेश्चन करेंगे। मैम इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक्सियल चार्ज वाला और वो जो दो तीन इम्पोर्टेंट नहीं है कौन से वाले? टॉपिक? एक जो कहता है ऑन अ रिंग एंड एक्सियल चार्ज। हम्म। मैम उसमें डाउट आ रहा था, उसके एक बार आप कॉन्सेप्ट बता देते ताकि क्वेश्चन होने लग जाते हैं। एक्सियल चार्ज क्या होता है? एक्सियल चार्ज। एक्सियल पॉइंट और एक कहता है स्फेरिकल थिन स्फेरिकल शेल। हाँ, मैम वो वाले कॉन्सेप्ट। वो उस दिन क्लास में तुम लोग तो कह रहे थे मैडम आते हैं। क्वेश्चन भी करने हैं हमें, ठीक है? फटाफट से समझा देते हैं कौन जिसको जो डाउट है। हम्म। अब बोलो, टॉपिक बताओ, कौन सा टॉपिक समझना है? मैम वो एक जो एक्सियल वाला है। एक्सियल वाला तो डाइपोल के केस में करते हैं ना। एक्सियल वाला तो हम डाइपोल निकालते हैं इक्वेटोरियल पे और एक्सिस पे। हाँ मैम वही वाला। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऐसे करके जो मिलता है हाँ, देखो इलेक्ट्रिक ऐसा। फील्ड होता है डाइपोल की वजह से। इसके दो केसेस बनते हैं कि या तो हम किसी एक्सियल पॉइंट पे निकाल लें, ठीक है, या कहाँ निकाल लें भाई, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो ये दो केसेस होते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के डाइपोल की वजह से। तो एक्सियल लाइन पे निकालते हैं तो इसमें क्या रहती है कि पहला अगर एक्सियल लाइन के लिए निकालें तो एक्सियल लाइन में क्या करना पड़ता है। एक डाइपोल ले लो। डाइपोल का मतलब तो पता ही है क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं भाई। दोनों किसी यस एक मैम। दूरी से सेपरेट है। अब कितनी मान लें, वो दूरी मान लेते हैं हमारे पास 2a है, यस मैम। ठीक है। अब इनकी वजह से हम लोगों को एक्सियल लाइन का मतलब है कि इन्हीं के अलोंग, इस लाइन के अलोंग ही हम लोगों को कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज करो पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे कि पी पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी। तो बस इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, एक तो माइनस क्यू की वजह से लगने वाली और एक प्लस क्यू की वजह से लगने वाली पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगी, इस डायरेक्शन में, इसको यस मैम। E1 बोल दो। और माइनस क्यू की वजह से किस डायरेक्शन में आएगी भाई, इस इधर लेफ्ट की साइड। तरफ, अपोजिट तरफ, E2। तो पी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने गई मैं, जिसको ई नेट बोलेंगे, वो किसके बराबर होगा भाई? कौन सा चार्ज ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, प्लस क्यू। प्लस वाला। प्लस क्यू की वजह से लेफ्ट की राइट की तरफ आ रही है E1। तो ये किसकी वजह से, ये कितना आएगा, E1 माइनस E2। ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ के इसके बीचों बीच से जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कितनी है, पी पॉइंट तक R मान लो, ठीक है। मैम बीच से डिस्टेंस के लिए हमने। क्योंकि हमें आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जैसे देखो मुझे प्लस क्यू से और माइनस क्यू से डिस्टेंस लेनी है कि प्लस जी क्यू मैम। से पी का पॉइंट कितना है और माइनस क्यू से पी का पॉइंट कितना है। यस तो वो मैम। इजी पड़ेगा मुझे। इसमें क्या होगा, मुझे 2a का आधा आधा करके r प्लस है और r माइनस है, इतना करके वो क्वेश्चन इजी हो जाता है। इस वजह से लेते हैं। अब मैम E1 आर का आपने वैल्यू, प्लस क्यू से लेके पी तक के डिस्टेंस को आर मान लिया है। नहीं नहीं, इस पॉइंट के बीचों बीच का, दोनों यहाँ से चार्जेस लेके के, पी पॉइंट तक आर। हाँ ये दोनों चार्जेस के बीच का कोई पॉइंट मान लो O है, यहाँ से लेके P पॉइंट का डिस्टेंस R है ना, बाकी के ठीक है मैम। बच्चों। तो अब E1 माइनस E2 कर लो। अब E1 किसके बराबर है भाई, E1 यानी Q वाला चार्ज है ना। तो Q यस का मैम। कितना हो जाएगा भाई, K Q अपॉन, आर स्क्वायर। रुको, अभी हमें ये R तक है ना यहाँ पे, तो R में ये R में A माइनस करना पड़ेगा, राइट, ये वाला डिस्टेंस। तो R माइनस A का होल स्क्वायर, राइट। यस मैम। दूसरा मैम E2, E2 कितना हो जाएगा देखो, K Q
अपॉन इसमें ये वाला ऐड होना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा a, तो ये क्या हो गया r प्लस a का होल स्क्वायर। मैम इसमें हमने माइनस क्यों किया, मतलब 2a बीच से, अच्छा हाँ समझ गया, ठीक है मैम। माइनस तो डायरेक्शन की वजह से किया है हाँ ना, ठीक है। इस माइनस तो डायरेक्शन की वजह, तो बस ठीक है इसमें से जब के क्यू को कॉमन ले लोगे और इसको वन। सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनता है कि यहाँ आएगा आपका के क्यू क्या आता है, फिर इसको सॉल्व करके के क्यू कॉमन ले लो। अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है एक्सियल की वजह से हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सियल की वजह से 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3। तो ये 2 टाइम्स है, p क्या है, p क्या है, डाइपोल डाइपोल। मूवमेंट, यस p मैम। इज डाइपोल मूवमेंट है ना, यानी p इक्वल्स टू q इंटू 2a। तो इसको सॉल्व करोगे ना, के क्यू कॉमन ले लोगे, 1/r माइनस r प्लस a स्केयर का इसका स्केयर करोगे तो इक्वेशन ये वाली बचेगी। तो ये एक्सियल पॉइंट के लिए है, ठीक है। फिर आता है इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, देखो अब नीचे इक्वेटो फॉर्मूला भी लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, फॉर्मूले से ही तो आएगा, ये जो सॉल्व करेंगे वो फॉर्मूले से ही आएगा। हाँ मैम। अब इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या होगा कि हमारे पास दो चार्ज, ये दो डाइपोल हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। इक्वेटोरियल का मतलब है कि बिल्कुल इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट ले लिया, जैसे यहाँ पर P। मान लो इन दोनों की दूरी अगर 2a है तो बिल्कुल यहाँ पर बराबर पे पॉइंट लिया है ये, तो ये पॉइंट यहाँ से भी जितनी दूरी पर रहेगा उतनी दूरी पर यहाँ से रहेगा, ठीक है। तो अब पूछा है कि इस P पॉइंट पर कितना फील्ड जनरेट होगा, है ना। तो अब इस P पॉइंट पे निकाल लेंगे कि इस P पॉइंट पर कितना फील्ड है, तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते, ये लाइन हमारी √2l है। देखो अब प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यस E1, मैम। और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E2, E2। है ना। अब क्या है, हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच का एंगल हो गया, यस मैम। यानी यहाँ कहीं पे मान लेते हैं ये ई नेट आ जाएगा, है ना, इन दोनों के बीच में कहीं पे हमारा रिजल्टेंट आ गया। तो बस अब वही तुम्हें E1 और E2 की वैल्यू निकालनी है और इसके E1 के कंपोनेंट्स कर लो। देखो अब कंपोनेंट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये E1 है तो इसका E cos थीटा यहाँ पे आएगा, E1 का cos थीटा, ये E1 का यहाँ पर sin थीटा आ साइन गया। थीटा। ऐसे ही E2 का कर लो भाई, अगर ये एंगल थीटा है तो E2 का cos थीटा भी इधर की तरफ आया, और नीचे और E2 का इसका साइन थीटा। हाँ, तो ये मैम ये दोनों 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 कैंसिल हो जाएंगे। बस ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ई नेट क्या आई टू तुम्हारी, ई 2E1 + E2 cos थीटा। हाँ E1 और E2 सेम ही है ना, ठीक है। E1 E2 का, क्योंकि दोनों चार्जेस लेंथ सब सेम है, तो ये तुम्हारा 2e cos थीटा बन जाएगा। हम्म। और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके दे, जो फाइनल मैं बता देती हूँ, फाइनल आता है हमारा KP/4 पाई एप्सिलॉन नॉट/r3। मैम के और तो 4 पाई दोनों। मैम एक ही आएगा ना, 1/4 पाई। हाँ, के नहीं बचेगा, फिर सही कह रहे, P और मैम अपॉन P जो है पाई वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, हाँ, P जो है वो है डाइपोल। तो देखो इसमें बस ये डिफरेंस आता है कि जो एक्सियल वाला है वो ट्वाइस हो जाता है, ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। ये है एक्सियल और इक्वेटोरियल, और कुछ नहीं है। एक्सियल का मतलब है कि उन चार्जेस के साइड में ये एक पॉइंट ले लिया है, और इक्वेटोरियल का मतलब है कि परपेंडिकुलर। फिर इसके बाद एक केस बनता है जिसमें जनरल पॉइंट पे निकालते हैं, है ना, जनरल पॉइंट पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट, मैम जनरल पॉइंट कहें तो हम कहीं भी, मतलब 3D हाँ, ना स्फीयर में। तो वो एक्सियल पॉइंट है, हाँ जी बोलो। मैम उस पहले वाले फिगर में जो पी वेरिएबल पॉइंट है मैम उसे ऊपर नीचे करते हैं तो ये कोई डिफरेंस आता है ना मैम लाइन में, कहाँ पे पी इक्वेटोरियल पॉइंट, पे मैम। इक्वेटोरियल पे, हाँ, तो वही तो जनरल पॉइंट बनेगा। अगर पी को मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर ना लेके कहीं साइड में ले लूं, जैसे देखो यहाँ पे, नो मैम वो चीज नहीं, फिर मैम मैं पूछ रहा हूँ कि ये पी पॉइंट है इसे अलोंग द लाइन वर्टिकली ऊपर नीचे अगर मूव करें। अच्छा नीचे की तरफ कर दो,
हाँ तो ये मैम लाइन छोटा मतलब इंक्रीज तो ये डिक्रीज होता फिर है जो लाइन। साइड वाली लेंथ है ना ये चेंज होगी बस। और देखो ये वाली साइड वाली लेंथ चेंज है, बट हमारा ये एल के इंडिपेंडेंट आ रहा है। जो इक्वेटोरियल पे है ये एल के इंडिपेंडेंट है। ये कैसे, मतलब एज इट इज अगर मैं इसका आंसर लिखती हूँ तो एज इट इज क्या आता है, एक सेकंड देखो। ये आर प्लस एल स्केयर का स्केयर बनता है यहाँ पे नीचे, वो ये बनता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आता है एक बार, ये बनता है आर स्केयर प्लस एल स्केयर की पावर 3/2, है ना। ये ऐसे बनता है। तो अब ये कब, ये जो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है ये कब के लिए है, जब मेरी आर की वैल्यू क्या हो जाए, आर क्या है ये, एक सेकेंड, ये हमारा ए क्यूब है ना यहाँ पे, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। मान लो ये वाली डिस्टेंस है आर, ठीक है, मान लो ये हमारी आर है और ये हमारी डिस्टेंस 2a है। तो ये मेरा किसके डिपेंडेंट आया है, आर के डिपेंडेंट आया है ना। तो ये आर पे वेरी कर रहा है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आर है, ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम को एक बार समझ लो कि एक एक चीज फॉर्मूले में क्या क्या है। जो फॉर्मूले में जो आर आया है ना, ये आर क्या है, ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कहाँ से, सेंटर से, मतलब ये वाली जो लाइन है ये ये है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी पॉइंट से, कितना, आर, ठीक है। और ये तुम्हारी डिस्टेंस ए और ए हो गई। तो ये आर को अगर ऊपर नीचे करोगे तो बिल्कुल तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल पॉइंट पे वो चेंज होगा, क्योंकि ये आर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये एल क्या है, आर प्लस ए स्क्र। तो अब देखो डाइपोल मूवमेंट की जो लेंथ होती है वो तो बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू आर, यस आर मैम। बहुत बड़ा हो गया। तो इस केस में क्या करते हैं, ए स्क्र को इग्नोर कर देते हैं। तो ये इक्वेशन को जब लिखोगे तो दोबारा क्या बनेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्र की पावर 3/2। तो ये कितना हो जाता है, आर क्यूब, ठीक है। तो ये आर क्यूब आ जाता है यहाँ से, क्लियर। ओके और मैम। ये लेंथ मैंने एल इसलिए लिखी थी कि ये इससे ये पता रहे कि दो जो पी पॉइंट है वो बराबर है यहाँ से। ठीक है, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। वो आर एल को तुम किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्र प्लस ए स्क्र के रूट के, है ना। तो ये भी एल की वैल्यू इनके बराबर आ गई। तो आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, फ्रॉम द और सेंटर ऑफ। मैम इंडिपेंडेंट भी है ना फॉर्मूले के? इंडिपेंडेंट देखो क्या है, इंडिपेंडेंट किस पे है, ये आर पे डिपेंड कर रहा है। और आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी पॉइंट। अगर पी पॉइंट को नीचे लोगे तो आर की वैल्यू छोटी हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो आर के यस मैम। डिपेंडेंट है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी पी पॉइंट पे वेरी कर रहा है। जो ये कह रहे थे ना कि मैडम पी पॉइंट को अगर थोड़ा नीचे ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैम यस एक छोटी सी चीज पूछनी थी मुझे। हाँ बोलो। मैम एक क्वेश्चन भेजा है, इसमें है बहुत छोटी सी है। क्वेश्चन भेजा है, नहीं आया भाई कोई क्वेश्चन, आ गया आ गया। आ गया, क्या है इसमें। मैम जब मैंने ये देखा था ना तो मैंने सोचा कि बल्ब ऑन होगा तो दोनों ऑन होने चाहिए। मैं लाइक लॉजिक गेट को स्विच की तरह ट्रीट करता हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर ऑन है बल्ब तो दोनों स्विच ऑन होने चाहिए। तो मैंने ये दोनों ऑन वाली कंडीशन लगा दी, बट नहीं इसका ऐसे कैसे, मतलब बल्ब तो एक ही जगह है ना। तो मैम स्विच तो सारे ऑन होंगे ना, सर्किट पूरा होगा ना। मैंने ये सोचा कि सर्किट पूरा होगा, सारे बल्ब सारी स्विच ऑन होने चाहिए, तो सब ऑन की कंडीशन लगा दी, गलत हो गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता कि अगर दोनों इनपुट बंद दोगे तभी आउटपुट बन आएगा। तुमने नहीं क्या सोचा। मैंने देखा था मुझे लगा कि दोनों लॉजिक गेट ऑन होने चाहिए, हाँ तो ऑन मतलब वाले तभी बल्ब ऑन होगा, नहीं दोनों ऑन होने नहीं चाहिए। नहीं, ट्रुथ टेबल देखो, जैसे भाई ऐड में जैसे उसमें ट्रुथ टेबल से ही समझा देते हैं, छोटी सी चीज है। और का ले लो, और गेट में जैसे ए बी, ठीक है, ये हमारा आउटपुट होता है। और गेट में अगर मैं ए की वैल्यू बी रखती हूँ, ए की वैल्यू भी 0 बी की वैल्यू भी 0, तो आउटपुट 0। ये 1 और ये यस 0, मैम। तो आउटपुट कितना आया, अभी भी 1। मतलब कि अगर तेरा यहाँ पर बल्ब है तो वो ग्लो करेगा, बेशक बी कितना है, बी क्लोज्ड है, भले ही बी क्लोज्ड है, अगर आउटपुट पे बल्ब लगाते हो मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है।
ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर ए और बी मतलब जब 1 होंगे तभी तुम्हारा बल्ब ग्लो करेगा, ऐसा कहाँ लिखा है? मैम यही तो कह रहा हूँ मैम, जो इसमें दो लॉजिक गेट है ना, एक ऊपर एक नीचे है, दो है ना। ए और डी है। हाँ मतलब एक कॉम्बिनेशन ऊपर है लॉजिक गेट का, एक नीचे है, ठीक है, तो दोनों कॉम्बिनेशंस ऑन के लिए लाइक करने चाहिए ना, इंडिकेट। नहीं ऐसा, मैंने ये छोटा सा एग्जांपल दिया है, जैसे कि मान ले मैं ये बनाती हूँ, एक ही बनाते हैं, ठीक है, ये 2 इनपुट दे दिए मैंने इसको। अरे भाई टेढ़ा ही चल रहा है। देखो, क्या मैं क्या कह रही हूँ कि सब मैंने 2 इनपुट लिए और मैंने और गेट बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर मैंने बल्ब लगा दिया, ठीक है। ये अब मैंने एक इनपुट दे दिया ए, दूसरा इनपुट दे दिया बी। अब तुम कह रहे हो कि मैडम अगर A1 होगा और B1 होगा तभी तुम्हारा जो ये है ये नो ग्लो मैम, करेगा। नो मैम, नो मैम। नहीं ना, ऐसे थोड़ी मैम होता है। ये थोड़ी कह रहा हूँ मैं मैम, उसके फिर दूसरी तरफ भी तो लॉजिक गेट है इसमें, राइट साइड भी तो है क्वेश्चन में हाँ, बल्ब तो के। दूसरे अगर सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन को भी मतलब बेसिक तो यही है ना, अगर मान लो ये एक और यहाँ पर गेट है, ये कौन सा है, ये नॉर है ना, ठीक है, ये नॉर गेट है यहाँ पे, और फिर यहाँ पर 2 इनपुट है, ये कौन सा गेट है भाई, एंड यस मैम। नहीं मैम नैंड, वो हो गया ना, एन वाला हो गया नैंड, ना। हाँ नैंड वाला हो गया ना। अब बना के देख लेते हैं। एक डी पे यहाँ पर है आउटपुट है, तो ट्रुथ टेबल से कर लिया करो, सब में ट्रुथ टेबल बना लिया करो, वरना ये देख लिया करो फाइनली कौन सा गेट बन रहा है। मैम इस पर फाइनली थोड़ी बन पाएगा, क्योंकि ये तो एक अलग तरफ है, एक अलग तरफ है। हाँ तो कौन सा गेट, उसकी ट्रुथ टेबल तो बनेगी, कोई भी हो मैम वो तो उसका। सब तो क्लियर है, वो तो बना दी थी मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन है वो भी अलग ऑन होना चाहिए और नीचे वाला भी। नहीं, क्यों, ऐसे नहीं होता। मान ले अगर सिर्फ बेशक ये 0 जा रहा है, ठीक है, फाइनली ऑपरेटेड, अच्छा तो क्योंकि जो ये लास्ट वाला है ये तुम कह रहे हो कि इन दोनों में फाइनली कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अच्छा, एक सेकेंड। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से लॉजिक गेट जो है वो ये बताता है कि ऑन है या ऑफ है, सर्किट की तरह ही। लाइक सर्किट ऑन है या फिर ऑफ है ना। हाँ, तो अब दोनों तरफ से सर्किट ऑन होना चाहिए तभी तो बल्ब ग्लो करेगा। लाइक राइट साइड भी बल्ब के ऑन होना चाहिए, लेफ्ट साइड भी ऑन होना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे हम कुछ एक तरफ से ऐसे सर्किट तोड़ देंगे तो सर्किट कैसे चल जाएगा। मैम इसमें कहीं ईएमएफ भी नहीं सर्किट था तोड़ा और थोड़ी है, सर्किट तो कंप्लीट है। बट यहाँ से तुमने इनपुट दिया है, बट वो इनपुट कितना दिया है, 0, मतलब ये जो जब ये कनेक्शन करोगे इसका मतलब है ये वाला जो गेट है इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल पे कनेक्ट करेंगे। 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल पे है ये, ठीक है, इसको मतलब बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़ा है। जब ये सर्किट बनाओगे तो इसका कैसे बनाओगे कि जो ये तुम्हारा गेट डी है, इस डी को तुमने नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा है, और जो तुम्हारा ए है इसको हम पोटेंशियल 1 पे रखते हैं। और ये थोड़ी है कि अगर डी को 0 भी रख सकते हो और 1 भी रख सकते हो। अगर डी 0 भी है ना, अगर डी 0 भी है इसका मतलब ये नहीं है कि सर्किट ब्रेक है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है डी ये नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है। जब भी सर्किट तो ग्लो करेगा, ये नहीं है कि सर्किट ब्रेक है, ऐसे कभी भी नहीं होता। तुम ये मैं सोच रहे हो सोचता कि था कि ऑन या ऑफ नहीं मतलब नहीं सर्किट नहीं ब्रेक या तो सर्किट कंप्लीट। नहीं, डी का 0 का मतलब ये नहीं है ये सर्किट ब्रेक है। डी 0 का मतलब है कि अब बैटरी से जो अब बैटरी कनेक्ट करोगे, भाई बैटरी तो कनेक्ट होगी। एक बार बताओ, जो तुम कह रहे हो कि मैडम ए को 1 रख दिया, बी को 0 रख दिया, ये एक्चुअली में है क्या चीज, ये एक्चुअली में क्या चीज है, ये मतलब है कि ये तुमने बैटरी से कनेक्ट करे गए हैं, और ए इक्वल्स टू का 1 है कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए से जोड़ा गया है। अगर बी को 0 रखा है इसका मतलब जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो बी से जोड़ा गया है, तभी तो वो 0 हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि बी पर कुछ अभी कोई करंट ही नहीं है, इस बी मतलब कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। मतलब ए और 1 और 0 का मतलब है कि आपने ए को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा हुआ है, बी इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जुड़ा हुआ है, बट सर्किट अभी भी कंप्लीट है, ठीक
ठीक है, ओके सर्किट मैम, इज मुझे कंप्लीट। लगता था कि ऑन ऑफ से सर्किट टूट जाता है और फिर बन नहीं जाता नहीं नहीं, सर्किट हमेशा कंप्लीट रहेगा। ऐसे तो फिर हमेशा जब भी एक आउटपुट 0 रख रहे हो तो फिर तो कभी भी बल्ब ग्लो ही नहीं कर सकता, अगर तुम्हारा वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे तो। है। ओके मैम, मैम एक छोटा सा हो रहा है। हाँ भेजो। जो ये इनपुट है ना 1 0 0 1, इसका मतलब 0 का मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई कनेक्शन ही नहीं किया गया है, उसका मतलब है 0 का मतलब लेके चलते हैं वो नेगेटिव पोटेंशियल है बैटरी पे। डिजिटल में भाई एक बार बताओ, डिजिटल सर्किट जब पढ़ोगे ना आगे जाके, ये जो तुमने ये डायग्राम बना रहे हो ना, ये हमने उस पे बनाए हुए, ब्रेड बोर्ड आता है उस पे बनाते हैं ये सारे वायर से कनेक्ट कर करके। बहुत इंटरेस्टिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी पढ़ते हैं। मैम जैसे ये जो अब सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें जैसे ही मैंने कोलिजन वगैरह देखा, तो मैंने मेरे को एक फॉर्मूला पता है ये मीन फ्री पाथ का, जो मैंने नीचे भेजा है, तो मुझे लगा इसका क्वेश्चन है, बट इसका क्वेश्चन मैंने कभी देखा ही नहीं है नीचे वाले फॉर्मूले का। एक बार बताओ, कल सर ने जब भी टेस्ट डिस्कस किया था, कल क्यों नहीं आए फिर टेस्ट डिस्कशन मैं में? आया था बट मैं पूछ नहीं पाया, मतलब ये मैंने सोचा कि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल डाउट है, आप ही मतलब If क्लास the collision frequency of hydrogen molecules in a closed chamber at 27 degrees Celsius is Z, then the collision frequency of the hydrogen molecule in a closed chamber is Z, then the collision frequency of the same system. तुमने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया है? मीन मैम इस मीन मतलब जो के नीचे साथ वाला से? फॉर्मूला है ना, ये इस फॉर्मूले से मुझे कभी क्वेश्चन ही नहीं मिले, तो मैंने जैसे कोलिजन वगैरह देखा मैंने यही लगा दिया, मुझे लगा कि पहली बार क्वेश्चन मिला है इस फॉर्मूले से, बट ये फिर था ही नहीं। एक सेकंड, नहीं नहीं, ये मीन फ्री पाथ का कोई क्वेश्चन नहीं है। मैम कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इस जो फॉर्मूला है इसकी डेरिवेशन में भी तो बहुत ज्यादा कोलिजन वगैरह होते हैं ना। the collision frequency of the hydrogen molecules। तो ये गलत हो गया तुम्हारा। हाँ, मैं मुझे लगा इस फॉर्मूले से मैंने लगा दिया, गलत हो गया। एंड मैम जो फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? कोई फॉर्मूला ऐसा होगा जो फ्रीक्वेंसी और टाइम से रिलेट मैम कर। मैंने वो पढ़ा भी नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला जो है वो एनसीईआरटी, मतलब कहाँ से पढ़ सकता हूँ मैंने छोड़ दिया शायद ये टॉपिक, मैंने कोई रिलेशन पढ़ा ही नहीं था पहले इससे रिलेटेड, खाली ये फॉर्मूला याद था तो मैंने लगा दिया। मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम से रिलेटेड कोई तो फॉर्मूला है ना? हाँ, वो मैंने पढ़ा ही नहीं है कभी, मतलब कोई आपको सोर्स है आपको पता है जिससे पढ़ एक सकता हूँ? सेकेंड, हाँ मैं बताती हूँ। मैंने चेक भी किया, मिले ही नहीं मुझे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर है ना? यस मैम। अगर मीन फ्री पाथ से निकालें तो मीन इससे फ्री पाथ से लैम्डा, देख लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में तो हमारे पास रिलेशन है ना। लैम्डा का फॉर्मूला है ये, मीन फ्री पाथ डिस्टेंस है, ठीक है। अगर लैम्डा से अगर वी निकालने की कोशिश करें तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी। देख, इनवर्सली। फ्रीक्वेंसी लैम्डा क्या होगा? लैम्डा होता है हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो टाइम को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एफ। तो लैम्डा इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। मैम इसके हिसाब से भी रूट तो नहीं आएगा कहीं से भी? वेलोसिटी को रूट मीन वेलोसिटी लेंगे मैम, उसमें 3RT ये बाय आर एम एम नोट एस, आ वी जाएगा। आर एम, हाँ देख वी अपॉन एफ। तो वी भी अगर हम लोग मीन फ्री पाथ ले रहे हैं तो इसमें भी वेलोसिटी अगर वी आर एम एस लेते हैं तो क्या होगा? और ये एक हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो आ तो गया। हाँ एक हाँ, सेकंड, ठीक है ठीक है, ठीक है, फिर ये आ वी गया। आर एम एस और ये लैम्डा का फॉर्मूला हमारे पास है ही, आर टी, ठीक है। तो मतलब लैम्डा को फ्रीक्वेंसी में रख लो, ये वी आर एम एस अपॉन अच्छा ठीक है फ्रीक्वेंसी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब वी आर एम एस किस फ्रीक्वेंसी पे मैम कैसे डन डिपेंड? डन, ठीक है, ठीक है, हो गया हो गया। हाँ। तो शायद यहाँ से वो फॉर्मूला निकलेगा। सही बात है, वी को डायरेक्ट ऐसे थोड़ी मान लेंगे, वी भी तो चेंज होगा। अगर लैम्डा मीन है तो वी भी कोई मीन वाला ही होगा, तो ये होगा मीन आर एम एस वाला।
यहाँ से निकलेगा शायद। सही है, पेपर बढ़िया आया है अब की बार। कितने मार्क्स बने अब की बार? मेरे हाँ सबके। क्रिश तुम्हारे कितने आए? चेक करके बताता हूँ मैं। ठीक है, मतलब सेटिस्फाई थे ना जब मार्क्स आए तो? यस मैम। अब देखो एक अमित का वो रह गया जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जनरल पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल आर जनरल पॉइंट। तुम्हारी वजह से मैंने सुबह से ऑसिलेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाले थे कि मैं तुम्हें वो कराऊंगी और तुम लोग मुझसे ये करा रहे हो। मैं भी इसीलिए आया था। हाँ तो चुपचाप करो भाई। मैंने पूरे दिन आज वो बैठ के वो क्वेश्चन ही मैंने कहा चलो पहले खुद सॉल्व करेंगे फिर कराएंगे। चलो करो, लीनियर एसएचएम के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 15-20 मिनट में हो जाएंगे। फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम द एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू। बताओ एसएचएम के लिए क्या कंडीशन थी? मैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो उसके एक्स की हाँ, और वो एक्स कहाँ से लेते हैं? हमेशा मीन पोजीशन से, है मीन ना? पोजीशन से। हाँ, तो वो एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट। हाँ डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट का ऑप्शन ए। वेरी गुड। सेकंड का बताओ। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन एसएचएम इन वन टाइम पीरियड। 2a। 2a। नहीं नहीं, वन टाइम पीरियड में। मैम 4a। हाँ 4a। ये 4 बार इधर उधर आएगा ना, तो 4a। और थर्ड बताओ। क्या कह रहे हैं? टाइम पीरियड है इज इक्वल टू द टाइम बिटवीन कंसेक्यूटिव अपीयरेंस ऑफ द पार्टिकुलर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा? बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। तो वो क्या है भाई? पार्टिकल पहले मीन पोजीशन से शुरू होगा, ठीक है, फिर एक एक पॉइंट लगा के फिर मीन पोजीशन पे आएगा, तो वो एक मीन पोजीशन होगी। फिर राइट एक्सट्रीम पे जाके फिर वापस आएगा। तो वो कौन सा वो वही पूछ रहा है कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पर तुम्हारा टाइम पीरियड जो है बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव अपीयरेंस। तो वो कौन सा कॉन्जिक्यूटिव है भाई? मीन पोजीशन। तो ऑप्शन नंबर ए थर्ड का। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिफ्थ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। कोई बॉडी है जो एग्जीक्यूट कर रही है, उसका आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। करो। द फर्स्ट टाइम फ्रॉम t equals to 0 when the velocity is maximum। तो एक बात देखो, जब टाइम 0 है तुम्हारा पार्टिकल मीन पोजीशन पे तो नहीं है। एक्स अगर मैं t को 0 रखती हूँ तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है ना?
तो मतलब Yes, जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से तो शुरू नहीं हुआ है, पार्टिकल कहीं और से शुरू हुआ है। तो वो कह रहा है अगर देखो पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू होता तो हमें पता रहती कि जो वी मैक्स है वो कहाँ पर मैक्सिमम होने वाली है, मीन पोजीशन पे। भाई मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएगी ना। यस यस मैम। हाँ, तो अब वो पार्टिकल है मीन पोजीशन से शुरू नहीं हुआ, कहीं और से शुरू कर रहा है। तो कह रहा है कि बताओ कि टाइम 0 के बाद पार्टिकल पहली बार मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी देर में हो जाएगी। तो तुम्हारे पास, तुम्हें पता है अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, dx बाई dt। यस मैम। तो पहले dx बाई dt निकालो। तो v तुमने निकाला a cos 2 पाई cos 2 पाई t प्लस पाई पाई बाई 3, है ना, ये हमने निकाल लिया। ओके, अब मुझे चाहिए v मैक्सिमम, है ना, v मैक्सिमम। तो मुझे बता v मैक्सिमम कब होगी, जब cos 2 पाई t प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। 1। 1 होनी चाहिए, तो वो मेरी वी मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। पर इसमें वी मैक्सिमम नहीं पूछा कि कितना है, इन्होंने पूछा है वो समय क्या होगा जो तुम्हारी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो देखो मैं v को क्या मान लेते हैं अभी, cos 2 पाई t प्लस पाई बाई 3 ये किसके बराबर होना चाहिए, यहां से निकलेगी cos 2 पाई t प्लस पाई बाई 3, ये किसके बराबर होना चाहिए, cos मैक्सिमम इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो cos मैक्सिमम 1 और -1 कितनी वैल्यूज पे होता है भाई, 0 पाए, 0 है ना। 180। हाँ, तो हम पहले 0 ही लेके चलते हैं, यानी 0 के बराबर। तो यानी cos 0, तो ये cos से cos हट गया, cos 0 1 हो गया, है ना। cos 0 1, तो cos से cos कट गया मेरा, ये cos 0 डिग्री लिखा है, 0 से 0 cos से cos हट गया, cos 0 1, तो ये 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो आगे जाके और t की वैल्यू निकालो टाइम की। मैम 0.16। नहीं 16 नहीं है, देखो ध्यान से देखो, पाई बाय 6 आ रहा होगा ना। आंसर क्या मैम इसका? नहीं तुम बताओगे आंसर क्या आ ए रहा है, ऑप्शन है मैम। ए आ गया ना। यस मैम। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए। तो बस क्या ठीक करना है है मैम। भाई, हाँ तो वी मैक्स निकाला, वी मैक्स निकालने के बाद हमने देखा कि वी मैक्स की वैल्यू +1 या -1। वी मैक्स की पॉजिटिव वैल्यू जब हो सकती है या तो कॉस +1 हो या -1 हो, उसके अकॉर्डिंग कॉस की वैल्यू रख देंगे और वहां से हमारा टाइम पीरियड यहाँ से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये 5th क्वेश्चन को तुम ऐसे भी कर सकते थे कि एक्स वी मैक्स में तो हमने डिफरेंशिएट करके 1 रखा है, अगर डिस्प्लेसमेंट में एक्स की वैल्यू 0 रख देते मेन पोजीशन, तो वहां से भी आ सकता था टाइम पीरियड, तो कैसे भी सॉल्व कर सकते थे।
फिफ्थ का समझ में आया? फिफ्थ कैसे किया है? आधे लोगों को आया कि आधे को नहीं आया? आ गया मैम। आ गया हाँ, मैम। बस 0 और पाई रखना है। देखो 0 रखोगे तो ये वैल्यू 2πt प्लस π/3, ये माइनस में जाएगा टाइम पीरियड, तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो दूसरी वैल्यू क्या रख के देख लेना, पाई रख के देख लेना, है ना। तो पाई रखोगे तो ये शायद आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ए ऑप्शन। तो जिससे भी आए वो चेक कर लेना। फिफ्थ में तो सीधा बस कंपेयर करना है। ए तो 5 आ गया एम्पलीट्यूड, तो अब ये कैसे लिखते हैं भाई? ए साइन मैम ओमेगा ये टी ऑप्शन है। प्लस पाई, ये इक्वेशन होती है। अब ये ओमेगा किसके बराबर आ गया? पाई के। तो ओमेगा, हाँ, बस ओमेगा पाई के बराबर है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2π/, ओमेगा, ओमेगा पाई है तो पाई से पाई कट गया, टाइम पीरियड कितना आ गया? 2। तो ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 करो। 7 अच्छा क्वेश्चन है। तो स्ट्रेट लाइन पे ऐसे हम कर रहे हैं, एक का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे का 2a है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन द फर्स्ट पार्टिकल इज एट डिस्टेंस a/√2 फ्रॉम origin and going towards the mean position, मतलब मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, जिसने में दूसरा पार्टिकल है वो एक्सट्रीम पोजीशन है ऑन द अदर साइड ऑफ द पार्टिकल। तो फेज डिफरेंस पूछा है कि फेज डिफरेंस कितना होगा। अगर a/√2 पे है मतलब पार्टिकल कितनी डिग्री का एंगल, कितने कितने फेज डिफरेंस पे? π/4। π/4 पे। भाई 3 ही तो फेज डिफरेंस बताए थे हमने। हमने क्या पढ़ा था? यहाँ बीच में है तो 0 और पाई, अगर इधर की तरफ जाएगा तो 0 और इधर की तरफ जाएगा तो पाई। यहाँ है तो π/2, और यहाँ एक्सट्रीम, इस वाले एक्सट्रीम पे है तो 3π/2, है ना। अब क्या बोला है भाई, यहाँ पर π/2 कब होती है? जब पोजीशन ए हो जाती है, मतलब ए हो गई तो पूरी की पूरी π/2 हो गई। अब इसने बोला है कि पोजीशन कितनी है? a/√2। तो a/√2 कितने पे होती है भाई? जब साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री। तो मतलब जो पहला पार्टिकल है उसका फेज डिफरेंस है 45। अब दूसरा पार्टिकल कहाँ पर है? देखो, कहाँ गया? The origin and the going toward the mean, and the other particle is at extreme position on the other side of mean position। तो वो दूसरे एक्सट्रीम पर है, तो उसका फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई। मैम ये फेज एंगल होता है ना। फेज डिफरेंस मतलब उन दोनों के बीच में उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, वो किधर मूव करने की कोशिश में है पार्टिकल। एंगल ये होता है, एंगल डिफरेंस कितना है। ये वोल्टेज से V से डिनोट कर इसमें। हम्म, नहीं, फेज डिफरेंस आएगा, एंगल से ही आएगा वो, थीटा से, डिग्रीज में आएगा।
देखो तो इसको ना तुम फेसर डायग्राम से भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। कैसे? इस तरीके से। जब भी ये एंगल वाले क्वेश्चन आए तो इनको फेसर डायग्राम से करने की कोशिश करना, इस तरीके से। देखो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ से पार्टिकल जब मूव करेगा, भाई यहाँ से यहाँ गया तो पार्टिकल, ये मतलब ये बीच वाली मान लो ये मीन पोजीशन है, ये पार्टिकल की एक्सट्रीम, ठीक है। फिर यहाँ से पार्टिकल यहाँ आ गया, ये उसकी फिर से एक एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है, ये पार्टिकल का प्लस है और ये यहाँ पे पार्टिकल का माइनस है, इस तरीके से घूमे जा रहा है, ठीक है। तो पहला पार्टिकल कहाँ पर है? वही a/√2 डिस्टेंस पे है, मतलब वो कहीं यहाँ पर है, यहाँ पे तो a ही आ जाएगा, तो वो a/√2 यहाँ पर मतलब जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। दूसरा कहाँ बोल रहा है कि वो मीन पोजीशन के दूसरे एक्सट्रीम पर है, मतलब इधर, तो कितना एंगल बना रहा है ये यहाँ पर? भाई पूरा एंगल घूम गया ना, पूरा 180 डिग्री का, तो ये कितना एंगल बना रहा है? पाई। और ये 135 डिग्री पर है, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? पाई माइनस 45 डिग्री। 45 को भी क्या लिख सकते हो? पाई/3, जो भी है। 180 एक डिग्री हो गया, वो दूसरा 5/4 45 डिग्री। तो इस तरीके से, तो एक 180 डिग्री का, एक 45 डिग्री पे है, तो इनको माइनस कर दोगे तो कितना बनेगा? 135 डिग्री। तो इन फेस वाले क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। तो ये रहा, तो यहाँ से तुम्हारा ये 135 डिग्री आ जाएगा फेज डिफरेंस दोनों पार्टिकल्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 9 कर लो। तो टाइम को t/8 कर दो, तो a इक्वल्स टू साइन, सॉरी यहाँ से लिख दो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, ठीक है। तो हमारे पास टाइम पीरियड है, a साइन ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t, और कितने समय में पूछ रहा है भाई? t/8 पे, तो t से t कैंसिल, ये π/4, तो साइन π/4 कितना हो गया? साइन π/4 1/√2, यानी डी ऑप्शन है ना। तो यहाँ से सीधा फॉर्मूले में जस्ट रखना था। मैम हम्म मैम फिफ्थ क्वेश्चन में एक डाउट आ रहा है। सिक्स्थ में? मैम फिफ्थ वाले में मैम हाँ इसमें बोलो। जब जीरो रखा करा मैम तो टाइम नेगेटिव में आ रहा है, हाँ तो मैम जीरो को नहीं लेके चलेंगे, पाई को लेंगे ना? हाँ, फिर पाई लेके चलेंगे ना, पाई से आया। हाँ, पाई से 0.33 आया है मैम। हाँ तो जीरो नहीं, इसीलिए तो जीरो नहीं लिया, क्योंकि उससे टाइम नेगेटिव आ रहा है, तो ओके फिर हम मैम, पाई लेके चलेंगे। ठीक मैम। ओके। अच्छा 12th बताओ। 9th आ गया ना, अब 9th में तो कोई डाउट ही नहीं था, बट टी की वैल्यू रखनी थी यहाँ पे, है ना। टी की वैल्यू रख दी सीधे फॉर्मूले में। ये टी कितना है? t/8, तो ये t/8 कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ओके। एवरेज एक्सीलरेशन 11th क्वेश्चन। एवरेज एक्सीलरेशन निकालोगे एक टाइम पीरियड में तो क्या होगी? एवरेज है, देखो एवरेज वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है? कोई भी चीज पॉजिटिव नेगेटिव तक की तरफ जा रही है तो एवरेज क्या आ जाएगा उसका? 0। हाँ, तो एवरेज एक्सीलरेशन 0 है, क्योंकि भाई मैक्स मीन पोजीशन पे तो मिनिमम है, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो गई, और डायरेक्शंस भी अलग अलग हैं, लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम की, है ना, टुवार्ड्स द मीन पोजीशन है। तो अगर इस वाले एक्सट्रीम में जाओगे तो इधर की तरफ करेगी, और इस वाले में इधर की तरफ, और बीच पे तो मीन पोजीशन पे तो जीरो है ही,
तो तुम्हारी नेट क्या हो गई भाई, एवरेज एक्सेलरेशन 0। वेरी गुड। अब ऐसे ही 12th क्वेश्चन का आंसर करो। वेलोसिटी और बी एक्सेलरेशन एक ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन। वेरी गुड, बी ऑप्शन है ना, एक दूसरे के एंटी हैं। हमने क्या देखा है, v बढ़ेगा तो a घटने लगेगा, तो मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, तो बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही। वेरी गुड, वेल डन। 13 तो कर लोगे तुम, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, देखो 14 बहुत बढ़िया सवाल है, 14 करो। तो यानी एक मीन पोजीशन पे है, तो मीन पोजीशन वाले की मैंने डिस्टेंस लिखी कि पार्टिकल ए है जो कि मीन पोजीशन पे है, तो ए साइन ओमेगा टी। इसमें भी देखो पोजीशंस माननी पड़ेंगी, एक अगर मीन पोजीशन पे है, दूसरा एक्सट्रीम पे है, तो तुम कहाँ मूव कराओगे ये पता होना चाहिए, है ना। उसके अकॉर्डिंग डेफिनेट, उसके अकॉर्डिंग ही मैं फेज डिफरेंस की वैल्यूज लिखूंगी। तो बताओ कैसे, किधर की तरफ माने, लेफ्ट एक्सट्रीम पे मानू पार्टिकल की राइट एक्सट्रीम पे, कैसे करना है बताओ। कैसे भी कर लो, जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं मानती हूँ कि मेरा एक पार्टिकल यहाँ पे रहे ए पे, और दूसरा पार्टिकल यहाँ है मेरा मीन पोजीशन पे, ठीक है। ये पार्टिकल बी मान लेते हैं, इसको पार्टिकल ए। अब दोनों की मैं डायरेक्शन मान लेती हूँ, ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर, क्योंकि इसने बोला है कि सेम डायरेक्शन में है। तो ए वाले का इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या आता है भाई, +0, क्योंकि मैं राइट की तरफ जा रही हूँ, तो ओमेगा टी। बी का क्या लिखेंगे भाई, लास्ट एक्सट्रीम पे है और उधर की तरफ जाता है, तो फेज डिफरेंस कितना क्रिएट करता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 3π/4। भाई ये सीखा था ना हमने यस मैम। कि लेफ्ट एक्सट्रीम पे है तो वो 3π/4, दूसरे वाले पे रहेगा तो π/2। तो मैंने लेफ्ट एक्सट्रीम पे माना, तो उसका फेज डिफरेंस देखो 3π/4 है, तुम दूसरा मानते तो π/2 लिखते, तो मतलब डायरेक्शन फिर ए वाले की इधर हो जाती, तो ए वाले का फिर प्लस पाई करते, समझ गए। डायरेक्शंस में देखो क्या कह रही हूँ मैं, यहाँ पे समझो कि तुम्हारे पास एक तो ये पोजीशन है एक्सट्रीम 1 और एक पोजीशन है एक्सट्रीम 2, एक ये पार्टिकल मीन पोजीशन। अब तुम बताओ कि कहां पर पार्टिकल मानू, एक तो मीन पोजीशन पे ही रहेगा ए पार्टिकल मीन पोजीशन पे। मैंने क्या माना भाई, बी को इस वाली पोजीशन पे मानते हैं, तो डायरेक्शन मुझे सेम रखनी है, तो इसका मतलब ये इधर जा रहा होगा और ये इधर। तो अब अगर ए पोजीशन की लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस एंगल मैंने क्या बोला था 0, क्योंकि वो राइट इस वाले पोजीशन पे जाता है तो 0 लिखते हैं। अब बी वाले का क्या लिखोगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस 3π/4। ठीक है। अब अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहती हूँ कि मेरा एक पार्टिकल इधर है डी, और ए मेरा मीन पोजीशन पे, अब देखो डायरेक्शन ये हो जाएगी ना, अब ये इस तरीके से मूव करेगा, तो अब एक का कैसे लिखोगे, ए की पोजीशन क्या बनेगी, ए साइन, आई एम सॉरी, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ये सीखा था ना कि अगर इधर की तरफ जाता है तो मीन पोजीशन से एंगल कितना फेज डिफरेंस बनाता है, पाई, तो ये प्लस पाई का फेज डिफरेंस बनाएगा। और बी को कैसे लिखोगे बच्चों, एक्स बी कैसे लिखोगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो मतलब इक्वेशन अपनी मर्जी से बना सकते हो, तो ए और बी की इक्वेशन एक ये बन सकती है, और ऐसे मानोगे तो ये दो इक्वेशन बनेंगी। फिर क्या बोला है कि फिर ये दोनों कब बराबर हो जाएंगे, मतलब भाई मीन पोजीशन से दोनों बराबर डिस्टेंस पे है ना, फिर तो यानी एक्स ए इक्वल्स टू एक्स बी कर देते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये रहा, देखो क्या कह रहा है, दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर अ फर्दर टाइम। मतलब ये अपने एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे, जब मीन पोजीशन से बराबर डिस्टेंस पे होंगे, यानी एक्स ए इक्वल्स टू एक्स बी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से एक्स ए इक्वल्स टू एक्स बी कर दो, देखो इस वाली इक्वेशन में, तो साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू साइन 3π/4 प्लस ओमेगा टी, तो 3/4 पे ओमेगा टी चेंज हो जाता है तो कितना बन जाएगा, कॉस
टी पाई बाय 4 पे चेंज हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा कॉस टी पाई बाय 4, या नहीं सॉरी कॉस ओमेगा टी। भाई ये चेंज हो जाएंगी ना वैल्यू, एक्स से इक्वल्स टू एक्स भी करो मैथमेटिक्स, तो एक्स से इक्वल्स टू एक्स भी कैसे करेंगे, साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू साइन 3 पाई बाय 4 प्लस ओमेगा टी। देखो ये क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू 3/4 पे चेंज हो जाता है साइन, किस में, कॉस में, और मैम फोर्थ 3/4 पे चेंज नहीं होता। हाँ कितने पे होता है, 3/4 270 पे तो होता है। हाँ तो 3/2 होगा ना 270। हाँ सॉरी यस, वो 3 पाई बाय 2 का डिफरेंस बनेगा ये 3 पाई बाय 2 है। वो एंगल्स बनाए थे ना 4 एंगल, दूसरा 0 90 और ये लास्ट वाला 3 पाई बाय 2 होता है ना। एंगल कितने डिफरेंस, 3 पाई बाय 2 तो होगा हाँ। तो अब इसको चेंज कर लो, ये कितने पे बनेगा 10, सॉरी कॉस बन गया, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा, नेगेटिव। पॉजिटिव। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा, तो ये कितना आ गया कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये tan ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 है ना। तो अब यहाँ पर देखो ओमेगा टी किसके बराबर आ जाएगा फिर, 5/4। 5/4। यहाँ से ओमेगा निकालना, कितना बनेगा ओमेगा टी इक्वल्स टू 5/4 से, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई बाय टी। तो यहाँ से टी निकाल लो भाई, ये टी आ जाएगा फिर तुम्हारा, कितना आ रहा है ये 2 पाई बाय टी स्मॉल टी इक्वल्स टू 5/4, पाई से पाई उड़ गया, तो ये टी कितना आ गया t/8 आया ना, ये तो T/8। t/8। तो मतलब t/8, हर t/8 के बाद वो आपस में मिल जाएंगे, हर t/8 पे मिलेंगे वो। तो देखो यानी ऑप्शन नंबर ए और सी में से, ए और बी में से कोई हो सकता है, क्योंकि ए भी t/8 है और बी भी 3t/8 है। दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर अ फर्दर टाइम। मैम T/8 होगा ना, फर्स्ट टाइम पूछा है। रुक जाओ, दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर अ फर्दर टाइम। नहीं t/8 नहीं होगा ना, क्योंकि ये अगर एक कंप्लीट टाइम पीरियड की बात करें तो क्या हो सकता है t/8, they will move in the same direction, they will cross each other after the further time। अगर t/8 पे लिखते हैं तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए साइन ओमेगा t/8 पे एक्स ए और एक्स भी देखना क्या बराबर आ रहे हैं, वैल्यूज रखो 1 और 2, जो ये इक्वेशन है इसमें भाई टी रख के देखना पड़ेगा फिर, क्योंकि अगर एक ही ऑप्शन होता तो हम डायरेक्ट टिक कर देते, अब दो हो सकते हैं, तो एक्स ए और एक्स बी पे वैल्यूज रख के देखो तो किस पे बराबर बनेंगे, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन तो देखने पड़ेंगे क्या ऑप्शन करेक्ट है इसका। इनको ऑप्शन पे कर लेते हैं आंसर, कौन सा था 8th क्वेश्चन कर रहे थे ना, 8th नहीं था, तो पता नहीं क्या कर रखा है, 3t/8 दे रखा है भाई, उन्होंने 14th का बी दिया हुआ है, तो हमें चेक ही करना पड़ेगा कि कौन से वाले पे बराबर होंगे। तो उसके लिए तुम्हें जो ये क्वेश्चन है ना, इसी में रख के जो हमने इक्वेशंस बनाई है, इसी इक्वेशंस में रखनी पड़ेंगी वैल्यूज। मैम T/8 पर जो x की वैल्यू है वो आ रही है आपकी 1/a/√2। अब b पे चेक करनी है बस। ठीक है बी पे देखो, सेम ही आ रही है। सेम आ रही है दोनों पे, आनी तो देखो सेम चाहिए ही, पर ये हमारा t/8 क्यों, हमारा तो t/8 आ रहा है। मैम T/8 पे सेम नहीं आ रही।
मैम T/8 पे सेम नहीं आ रही। नहीं आ रही ना? नहीं 3T/8 पे फिर मतलब 3T/8 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो फिर ये हमें ना क्रॉस चेक करना पड़ेगा। फिर अगर अगर हमारे पास ऑप्शन में दो हैं, T/8 भी है और 3T/8 भी है, तो हमें XA और XB की वैल्यू में लगा के देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से फिर क्या आंसर है। पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एक सेकंड, हमने कहीं एंगल्स में तो गड़बड़ नहीं कर दी। T π/2, तो ये साइन ओमेगा टी, और 3π/2 पे चेंज हो जाता है, तो 3π/2 प्लस ओमेगा टी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम कह रहे हो कि कॉस पॉजिटिव रहता है, ठीक है ऑल्सो। पर पॉजिटिव तो साइन का ही देखते हैं ना बच्चों, मैथमेटिक्स पढ़ते हो तुम, है भाई। जब साइन को चेंज करते हैं, साइन साइन तो कॉस में चेंज हो गया, पर देखते तो साइन का ही है ना, कि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है। मैम। तो साइन नेगेटिव हो जाएगा ना, देखो तुम खुद ही गड़बड़ करवाते हो। तो साइन ये नेगेटिव बनेगा ना फिर, ये वैल्यू। फिर tan ओमेगा टी -1 देखेंगे कि -1 कितने पे होती है, हैं? अब -1 कितने पे होती है? मैम हाँ 3/4 पे हो रही मैम है हमारे। मेरा 3π tan ωt -1 ही आ रहा था। हाँ, ये क्योंकि भाई तुम लोगों ने, तुम कह रहे थे, मैंने बोला पॉजिटिव या नेगेटिव, तूने बोला मैडम पॉजिटिव। देख लो, तुम ऐसी मैथ पढ़ते हो। फोर्थ क्वाड्रेंट चेक तो हम साइन का करते हैं ना, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी बनेगा। तो ये tan ओमेगा टी की वैल्यू -1, और ओमेगा टी नेगेटिव कितने पे होगा भाई? 4 3π/4 पे। अब ओमेगा टी को 3π/4 रखो, आप देखो आंसर 3T/8 आएगा फिर। ऐसे जभी तो ऐसे नहीं हो सकता भाई कि दो ऑप्शन बन जाए। करो ओमेगा टी को 3π/4 रखो अब। यहाँ पे ओमेगा टी इक्वल टू 3π/4 रखो इसको, तो ये 3π/4 हो जाएगा। तो हो तो गया, अब 3T/8 आ गया, ऑप्शन नंबर बी, है ना? भाई आ तो गया, 3 एज इट इज रह जाएगा, T/8 तो आ ही रहा है। हम्म, सुन हो गए, कहाँ चले गए? मैम नेक्स्ट यस क्लास भी मैम। स्टार्ट होने वाली है। हाँ हाँ, रुक जाओ, अभी नहीं हो रही, 6:30 होगी, मुझे पता है। ठीक है, तो ये देखो क्या किया है, बस ये नेगेटिव का था यहाँ पे, तो इसको रखोगे तो ये ओमेगा टी अब -1 आएगा, जो कि 3π/4 पे होगा। तो ये 3π/4 पे आंसर तुम्हारा 3T/8 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बहुत अच्छी है, अगर किसी को चाहिए तो मैं शेयर भी कर दूंगी। इसके जो इजी इजी क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला बेस्ड, वो लगा लेना। 30-40 सवाल, 20 तो हमने लगा ही लिए हैं। ठीक है, बट इसके सॉल्यूशन में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, पता नहीं क्या ही किया हुआ है। ठीक है, तो खुद से जो हमने तरीके सीखे हैं वहीं से करना पड़ेगा। चलो, बाय एवरीवन। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय। किसी को चाहिए तो बता देना, मैं ये शेयर कर दूंगी तुम लोगों के साथ, वैसे तुम करते तो हो नहीं, मुझे मालूम है। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय। थर्सडे को भी हम लोग यही वाला चैप्टर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम सबको आता है, ठीक है।